दोस्तों, हमने जो पिछला चैप्टर हिंदी मीडियम में शुरू किया था वो था अध्याय नंबर 1। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 2। इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। इस चैप्टर का जो नाम है, जो हेडिंग है, ये है। आप जानते हैं जो मेरा स्टाइल है पढ़ने और पढ़ाने का, सबसे पहले किसी भी चैप्टर का जो हेडिंग है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन भारत क्या है ये मैंने बताया था। जो फॉरवर्ड हम पहले चैप्टर जो हम बता रहे थे उसमें जो फॉरवर्ड बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो प्री हिस्ट्री से लेकर के 8th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको इस किताब में, ओल्ड एनसीईआरटी के किताब में एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत का नाम दिया गया है। उसका जो इतिहास है, उस समय का जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को लिखने वाले जो आधुनिक लेखक है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट तो ये है। जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सब हेडिंग। हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले सबसे पहले हेडिंग, जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उसके बाद है सब हेडिंग, जिसमें पहला है उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से सब हेडिंग है। तो चलिए हम ढूंढ रहे हैं। एक तो मिल चुका ऊपर में, दूसरा और कोई है क्या? और कोई? ढूंढते 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 हम पहुंचे तो मिला एक और, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये दूसरा सब हेडिंग है, ठीक है। और तीसरा होगा, एक और देखते हैं तो हमको मिलता है, ये तीसरा है, और राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। और राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल जो इतिहास है उसके ओर कैसे टर्न लिया है हिस्ट्री राइटिंग एंशिएंट इंडिया का, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस सब हेडिंग में बताया गया है। अर्थात हमारे पास 3 सब हेडिंग है। इन 3 सब हेडिंग के अंतर्गत इस चैप्टर को फिनिश्ड किया गया है, लिखा गया है। क्लियर? ये 3 सब हेडिंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले उपनिवेशवादी जो इतिहासकार है उनका क्या योगदान है, वो कौन है, क्या है उनका लिखने के पर्पस, पीछे बिहाइंड क्या है वो। उसके बाद जो नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनके बारे में, और लास्ट में हमने देखा कि और राजनीतिक इतिहास लेखन के बारे में। 3 सब हेडिंग है। तो मैंने हेडिंग, सब हेडिंग और तीसरा जो मेरा स्टेप होता है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, वह होता है कि पहले ही आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला है भारतीय विद्या, संस्कृतविद, घोर ब्राह्मणवाद, हिंदू पुनर्जागरणवाद और उत्पादन की शक्तियां और संबंध। मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे टर्मोलॉजी हैं। इन 5 टर्मोलॉजी को आपको समझना है। जो दूसरा सवाल है वह है, प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के क्रम में उनके मतों के विशिष्ट उदाहरण दें। मतलब आप उनके जो उपनिवेशवादी इतिहासकार है उनका क्या मत है, उनका आप असेसमेंट करें, और साथ ही साथ उनका जो मत है उसको उदाहरण देते हुए भी बताएं। दूसरा क्वेश्चन उपनिवेशवादी इतिहासकारों से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के योगदान का विवेचन करें। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर वाद विवाद आयोजित करें। कहता है, प्राचीन भारत के इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा दी गई भ्रांतियों को आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने दूर किया है। ये एक टॉपिक है जिसपे आपको
डिबेट करना है, वाद विवाद करना है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो मैं ये कहूंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने जो भ्रांतियां फैलाई है उसको आपको खंडन करना है। तो मतलब इसमें एक जो है पहला नंबर का क्वेश्चन, वो बहुत सारे जो टर्मोलॉजीज है, मतलब 5 जो टर्मोलॉजीज हैं उनका जो कंसेप्ट है उसके पीछे का उसको समझना है। उसके बाद 3 क्वेश्चन और है, इस 3 क्वेश्चंस को आपको मेंस टाइप का जो राइटिंग होता है उस पर्सपेक्टिव से लिखने का प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, ये तीनों की तैयारी साथ साथ हो रही है मेरे साथ। समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले हेडिंग देखा, सब हेडिंग देखा और क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए टारगेट है। मतलब इस चैप्टर को जब हम फिनिश करेंगे तो हमें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब आपका टारगेट हो जाता है, सेट हो जाता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये काम करना ही करना है, इसका जवाब देना है, तब आपका फोकस बढ़ जाता है, तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये 3 चीज जब हो जाता है, फोकस, कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, तब आप बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ पाते हो। इसीलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका टारगेट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ चुके रहेंगे या गिन। क्लियर? अब चलते हैं, हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं, शुरुआत करते हैं वो क्या क्या है। क्लियर? चलिए, तो है हमारा चैप्टर नंबर 2। क्या कह रहा है ये? उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। कहता है यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हाथ से लिखे मतलब इसी को बोलते हैं पांडुलिपि, महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों मतलब बायोग्राफी जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा। मतलब हमारा जो शिक्षित भारतीय थे वो इस रूप में जो हाथ से लिखे हुए महाकाव्य हैं, पुराण है, जीवन चरित्र है, उसके रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजो करके रखते रहा। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के उत्तरार्ध मतलब 1770 के बाद, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। क्यों यहाँ रिसर्च कर रहे थे, है ना? आधुनिक ढंग से प्राचीन भारतीय इतिहास का ढंग से रिसर्च करके इतिहास लिखने का जो प्रयास ब्रिटिश वालों ने किया, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। यही बात अभी तक पैराग्राफ में कहा गया है। आगे कहता है 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार किसके अंडर आ गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है और 1765 में ड्यूअल गवर्नमेंट लागू हो गया है। मतलब 1765 में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल और बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग आ चुका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को मतलब कॉलोनियल जो रूलर्स हैं उनको हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था में कठिनाई का अनुभव हुआ कि जो हिंदू रूल्स है, हिंदू जो समाज है, उसमें जो उत्तराधिकार का जो नियम है उसको समझने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर्स हैं उनको कठिनाई हुई। अतः 1776 ईस्वी में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया उस अनुवाद का क्या नाम था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अब कहता है हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग, मतलब हिंदुओं के दीवानी वाला जो कोई मैटर होता था तो उसमें पंडित लोग, और मुसलमानों के दीवानी वाली कोई मैटर होता था न्याय कार्य के लिए तो मौलवी लोग ब्रिटिश जजों का साथ देते थे। क्लियर ये बात? आगे कहता है प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ।
तो क्या हुआ, प्राचीन समय में जो कानून थे और जो रीति रिवाज था उनको समझने का प्रयास इस समय में आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, व्यापक रूप से 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कब हुई, तो 1784 ईस्वी में। किस चीज का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको ध्यान में याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आगे चल के एक और संस्था इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिसमें बंगाल की जगह पे कुछ और हो गया है, लेकिन वहां भी एशियाटिक सोसाइटी लगा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ। कई सारे सवाल इसमें सेट हो चुके हैं। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया। किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया। आगे अगर देखें, नाम के सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अभिज्ञान शकुंतलम का राइटर कौन है, कालिदास। ये क्या है, तो नाटक है, ये पोएम नहीं है, ये कविता नहीं है, ये एक नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम। इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया। क्लियर ये बात। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया। याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे, ये सब याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्थापना हुआ, उनकी स्थापना करने वाले कौन थे, ये सारे आपके फैक्ट्स हैं, ये याद रखना चाहिए। ये सिर्फ फैक्ट है, अगर इसको आप रटने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। इनके पीछे जो कॉजेज है कि क्यों इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, क्यों एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। कि भारत में उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए भारतीय प्राचीन रीति रिवाज परंपरा को समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ थे उनका स्टडी किया गया। आगे कहता है 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। कहाँ पे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मुंबई में हुई। कब हुई, 1804 में हुई। और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। देखिए 3 चीज हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पे, तो लंदन में स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की एक और स्थापना हुई है मुंबई में, एक और है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ पे स्थापना हुआ, कलकत्ता में। नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अरेंज करने के दे दिया जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तीनों दे दिया गया। और तीनों के सामने आपको क्या दे देगा, डेट दे देगा और आपको कहेगा कि मैच कीजिए। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। ये एक स्टेटमेंट है, ये विलियम जोन्स ने ये एस्टेब्लिश किया रिसर्च करने के बाद। जो यूरोपीय भाषाएं हैं वह संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती जुलती है। किसने कहा, विलियम जोन्स ने कहा। ये सब फैक्ट है जो आपको ध्यान देखना चाहिए। इस तथ्य के आविष्कार, मतलब इस तथ्य के सामने आते ही जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन की गहरी रुचि जगाई। जब ये कहा कि जो यूरोपियन भाषाएं हैं वास्तव में भारत की जो भाषा संस्कृत है और जो ईरान की भाषा ईरानी है उसमें बहुत सारी समानता है, तो यूरोपियन देशों में भारतीय भाषा के प्रति बहुत सारे जिज्ञासाएं जगी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी मतलब 1800 के पूर्वार्ध में, मतलब 1800 से लेकर के 1825 की बात कर रहा है, पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद मतलब चेयर्स स्थापित हुए। मतलब संस्कृत को पढ़ने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वहां पे बहुत सारे फैकल्टी एस्टेब्लिश हुए। आगे कहता है भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया किसके द्वारा, जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। यहां तक क्लियर।
आगे हम दो चीज बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि 1857 का विद्रोह हो गया ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। क्या उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। मतलब जिस पे आपको शासन करना है उनके रीति रिवाज और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उनका डीप नॉलेज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उन पे जब शासन करेंगे तो विद्रोह होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही स्मूथली आपका शासन उन पे चलता रहे तो उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उनको बहुत ही गहराई से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा। अब क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो अपने धर्म को फैलाना चाहता है तो दूसरा धर्म जो है उसकी कमजोरी तो उसको पता होना चाहिए। यही कहता है ये क्रिश्चियन मिशनरी भी भारत में हिंदू धर्म की दुर्बलता को जानने का प्रयास शुरू कर दिया ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके। साथ ही साथ इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को क्या हो, मजबूत बना सके। धर्म परिवर्तन होगा, लोग जब हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा, ऑलरेडी जो कॉलोनियल पीरियड है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ आकर के वो क्रिश्चियन है, तो जब यहाँ की जनता क्रिश्चियन बनेगी धर्म परिवर्तन करके तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो और मजबूत बनेगी। यही चीज इनके दिमाग में था। इसका मतलब 1857 के विद्रोह जैसा विद्रोह आगे ना हो और क्रिश्चियन मिशनरी जो यहाँ पे अपना धर्म फैला रही थी उसके लिए यहाँ का जो हिंदू समाज है उसकी कमजोरी को जानना था। तो इसीलिए बहुत इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अनुसंधान हुआ। भारतीय जो ग्रंथ है प्राचीन उन पे बहुत ज्यादा रिसर्च होना शुरू हो गया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं, प्रकाशित हुए। ये बोला कि भैया ये बुक जो है जिसका नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये बुक कई सीरीज में पब्लिश्ड हुए और इस बुक को पब्लिश करने, इस पे रिसर्च करने का पर्पस क्या था, तो यहाँ पे दो पर्पस बताया गया है। 1857 के बाद वैसा विद्रोह न हो वो, और क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे जो अपना धर्म फैलाना चाह रहा था, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के समाज रीति रिवाज, यहाँ की समाज व्यवस्था को समझना था। इसीलिए यहाँ के जो ग्रंथ थे उनको पढ़ना बहुत जरूरी था। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए थे, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख थे। यहां तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं, ये जो ऊपर जितने भी अनुवाद किए गए उनका जो प्रस्तावना है ना, फॉरवर्ड जो है, प्रस्तावना जो है, प्राकथन है, उस प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई कई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो कहता है कि ये जितना भी रिसर्च किया हो, जितना भी बुक लिखा हो, जितना इसका स्टडी किया हो, इन सारे स्टडी के आधार पे जो कॉलोनियल राइटर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो कुछ जनरल कंक्लूजन, सामान्य निष्कर्ष निकाला। क्या क्या निष्कर्ष है उसको पॉइंट में हम यहाँ बताएंगे, कितने निष्कर्ष उन्होंने निकाले, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। ये क्या है? पहला पॉइंट। मतलब जो प्राचीन भारत के लोग हैं उनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था, अर्थात जो टाइम है, जो क्रोनोलॉजी है, उनका ज्ञान नहीं था। जो डेट है, जो टाइम है, जो क्रोनोलॉजी है, ये ज्ञान नहीं था, अर्थात सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था। जब मैं बोलूं कि सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था, तो सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है जो डेट है, जो टाइम है, जो क्रोनोलॉजी है, उसमें उसका ज्ञान नहीं होना। गॉट माय पॉइंट? दूसरा पॉइंट, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं। स्वेच्छाचारी मतलब वो राजा जो डिक्टेटरशिप है
है ना, ऑटोक्रेसी है। ऐसे लोग, ऐसे राजा के अंतर्गत भारत की जनता को रहने का आदत है। स्वेच्छाचारी, जैसे आप कह सकते हैं फ्रांस में था एगो शासक लुईस 16वां जो बोलता था कि मेरा शब्द ही कानून है। ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे राजा हुए हैं। तो उन्हीं के आधार पे ये लोग कहते हैं, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, कि भारत के लोग को स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं। स्वेच्छाचारी शासन का मतलब होता है जो राजा है उस राजा का जो स्वेच्छा है, जो वो सोचता है वही नियम कानून बन जाता है। ऐसे राजा के अंतर्गत अपने आप को प्रजा के रूप में स्वीकार करने का आदत यहाँ की जनता को हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, वे आध्यात्मिक या प्रालौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक है, या प्रालौकिक मतलब अदर वर्ल्डली, मरने के बाद जो जीवन होता है ना, उसके बारे में, वहां की समस्याएं, वहां का सारा चीज को लेकर के चिंतित रहते थे, चिंतन करते रहते थे। लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी समस्याएं होती थी उनका चिंता नहीं करते थे। ये उनका तीसरा कंक्लूजन है। चौथा कंक्लूजन है, जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। कहता है चौथा कंक्लूजन में कि भारत में तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है, वास्तव में यहाँ के जो सामाजिक भेदभाव है उसका एक विशियस सर्किल का कारण है। तो ये चौथा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। क्लियर? आगे, पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था। ये पांचवा कंक्लूजन बोला उन्होंने कि यहाँ के जो लोग थे उनको एक राष्ट्रीय भावना जो होता है, एक राष्ट्र जो होता है, नेशन जो होता है, उसको लेकर के उनके अंदर एक सेंस नहीं था, इमोशंस नहीं था, इस राष्ट्रीय भावना का अभाव था। और छठा, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था, सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है इसका भी अनुभव उनको नहीं था। ये 6, इस चीज को याद रखिएगा कि उस कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने, जो विद्वान थे कॉलोनियल, उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों, उनके रीति रिवाजों, उनके परंपरा को स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो भारतीय समाज है ये इस 6 ये जो निष्कर्ष है इससे ग्रसित है। क्लियर हो गया? अगर आप ये चीज समझ गए, अब जो अगला राइटर आएगा वो इसी चीजों को काउंटर करेगा। क्लियर? इसलिए ये 6 पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिएगा। आगे ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये स्मिथ साहब है, इसका बुक बहुत फेमस रहा है, कि पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। ये बुक है जिनका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया और यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी गई। जितने भी सोर्स अवेलेबल थे उनका डीप स्टडी करने के बाद उस सोर्स के आधार पर इस बुक को लिखा गया, जिनका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्लियर? यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया गया। कॉलेज हो या ब्यूरोक्रेट्स जितने भी आते थे उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता था, तो भारत के बारे में जितने भी वहां से इंग्लैंड से ब्यूरोक्रेट्स आते थे वो तो यहाँ के बारे में जानते नहीं थे, तो उनको यहाँ के बारे में समझाने और जनाने के लिए इसी बुक को पढ़ाया जाता था। बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 50 साल तक यह बुक यहाँ पे परिचित रहा। भारत को जानना हो तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। 50 साल तक ये पाठ पुस्तक का पार्ट रहा। आगे कहता है, काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, मतलब इंपीरियलिस्टिक अप्रोच से ये इतिहास को देखते थे। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। इस इतिहास हिस्ट्री राइटिंग से उन्होंने एंशिएंट समय से यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि भारत में विदेशी आकर के कितना बड़ा बड़ा काम किया है। उनकी पुस्तक की लगभग 1/3 में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 मतलब समझते हैं? 1/3 मतलब कोई बुक है उसका 1
1/3 पार्ट, है ना, 1/3 पार्ट में सिकंदर जो आक्रमण किया था उसी के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब जो आक्रमणकारी है, आप ये बताना चाहते हो इतिहास पढ़ा करके कि तुम्हारा इतिहास तो आक्रमणकारी जो बाहर से आए हैं वही इतिहास रहा है ना। इसमें भारत को एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इस बुक में क्या कहा कि भारत क्या है, एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सम्राट अशोक के समय में राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी, समुद्रगुप्त के समय में राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी। लेकिन ये राइटर स्मिथ बोल रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश पीरियड से पहले कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो मतलब क्या हो रहा है, ये सारे कॉलोनिस्ट जो इंपेरियलिस्टिक विचारधारा है उस एंगल से ये इतिहास लिख रहा है। मतलब उनका जो यहाँ पे एम्पायर है, वहाँ पे जो भारत में जो उनका शासन है, उनको वो सही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है सारतः शासन का स्वरूप एकमात्र तानाशाही है, जिससे भारतीय इतिहास के विद्वान को मतलब है। मतलब कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में जितने भी विद्वान हुए हैं उनको अगर किसी एक चीज से परिचित है, बड़े बड़े विद्वान, वो सारे तानाशाही जो है उसी से परिचित हैं। मतलब उनका जो आइडिया है, उनका जो परसेप्शंस है एक शासन को लेकर के, वो तानाशाही परसेप्शंस एकमात्र यही उनके विचार में था, भारतीय विद्वानों के विचार में। कहता है सारांश यह कि ब्रिटिश इतिहास यज्ञों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य क्या था, ये बहुत जरूरी है। आपने जो इतिहास लिखा है उस इतिहास को लिखने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। तो कहता है भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। भारत का जो चरित्र है और भारत में जो उपलब्धियां हैं प्राचीन काल से, उसको नीचे दिखाना है और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना है। बात समझ में आया? आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उस लिखने के पीछे क्या पर्पस क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप ये लिख रहे हैं तो आपका दिमाग में है कि हम इसलिए लिख रहे हैं कि भारत के जितने भी चरित्र हैं, भारत का जितना भी उपलब्धियां हैं उसको छोटा करके बताओ, उसको निम्न स्तर का बताओ, उसको घटिया बताओ, ताकि उनको लगे भारत के लोगों का कि कल्याण अगर हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है, तो इसी विदेशी शासन के अंतर्गत हो सकता है और अपने जो शासन है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, न्याय ठहरा सकते हो। इनमें कई निष्कर्ष कुछ कुछ मान भी प्रतीत होते हैं, उनके कुछ जो निष्कर्ष हैं वो मान ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम मतलब क्रोनोलॉजी का कोई प्रबल प्रबोधन नहीं दिखाया। मतलब अगर कंपेयर करें चीनी लोगों से, चीनी लोग जो इतिहास लिखे हैं और भारतीय ने जो अपना इतिहास लिखा है, चीनी लोग के पास जितना सेंस ऑफ हिस्ट्री था, मतलब जो क्रोनोलॉजी का एक ज्ञान था, उसके तुलना में भारतीयों ने इस क्रोनोलॉजी को ध्यान में नहीं रखा। एक तरह का इशूज है, प्रॉब्लम है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। हालांकि बोल रहा है कि जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, जो ये है क्राइस्ट है, क्राइस्ट के मरने से इतना 100 साल पहले, इतना 100 साल बाद, तो क्राइस्ट एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक मापदंड हो गया। ठीक इसी तरह से गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसको भी भारतीय इतिहास में एक मापदंड बना के दिखाया गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु से इतना 100 साल पहले, गौतम बुद्ध की मृत्यु से इतना 100 साल बाद, एक तरह से काल निर्धारण का हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु। कहता है ऐसा भारत में हुआ शुरुआत में। फिर भी इन इतिहासज्ञों द्वारा प्रकाशित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अत्युक्तिपूर्ण है। कहते ये जो इतिहासकार इस तरह से किए हैं गौतम बुद्ध को लेकर के, वो बहुत ही क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा सा वेग है। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री मात्रा का काम दे सकते थे और इन्हीं सारी चीज़ों को ब्रिटिश जो राइटर्स थे, इन्हीं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और इसी सारी चीज़ों पे कहा कि नहीं, आपके अंदर जो है, भारत में जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था। भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथ में रहती थी। ये कहा कि भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन व्यवस्था था, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति हो, ऐसा शासन पद्धति भारत में था। वास्तव में ये ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि भारत में जो उस समय वायसराय थे, उनके हाथ में जो सारी शक्ति थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे।
क्योंकि भारत में ऐसी परंपरा पहले से ही है। अगर हम कर रहे हैं ऐसी परंपरा का निर्वाह तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते हैं, अगर भारत के लोग कहीं एक जगह बैठ करके सब चीज चिंता मनता कर रहे हैं, दूसरे दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में भारत के लोगों की देखभाल करें। देखो कितना चालाक है। यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे हुए हैं तो उनके अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? देख रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने शासन को। तो कौन और कौन करेगा? वे भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप अपने से कैसे कर सकते हैं? मतलब भारत के जो प्राचीन वासी है उनको कभी भी स्वशासन का अनुभव नहीं रहा है, तो वर्तमान में जो भारतवासी है अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमें उन पे शासन करना है। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नीयत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है, इसीलिए कॉलोनियल रूल मतलब यहाँ पे जो है वो हुए रहना चाहिए। यह मतलब भारत को एक कॉलोनी के रूप में रहना चाहिए, यही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे ये जो बात कर रहे हैं राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण, राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण। तो अब जो है राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान की बात हम कर रहे हैं। कहता है ये सारी बातें जो ऊपर हमने कहा है उन सारी बातें को बता रहा है। ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए और विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे भारी चुनौती बनकर के आई। मतलब जो एजुकेटेड इंडियंस थे ऑब्वियसली और जो वेस्टर्न एजुकेशन पाए हुए थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन के आया। क्या? वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत छवि के धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे। अब ये जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन थे, उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोस रहे थे, जो नहीं था वो भी बता रहे थे, तो उससे ये लोग चिढ़े हुए थे। दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। एक तरफ चिढ़े हुए थे और दूसरी तरफ दुखी थे। चिढ़े हुए क्यों थे? क्योंकि भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ये उपनिवेशवादी इतिहासकार पेश कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में जो सामंती समाज था और वो भी पतनोन्मुख था, वो और इंग्लैंड में जो पूंजीवादी समाज था उसमें जो घोर वैषम्य था, डिफरेंसेस था। एक तरफ ही जो पूंजीवादी समाज था जिसके कारण ब्रिटेन फल फूल रहा था, दूसरी तरफ भारत में जो सामंती समाज था जिनके कारण भारत पतन की ओर जा रहा था। इस चीज को देख करके ये दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। मतलब एक तरफ चिढ़े हुए थे, दूसरी तरफ दुखी थे, और फिर भी वो इस मैदान में उतरे। उनका संकल्प भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, सिर्फ सोशल रिफॉर्म ही नहीं करना था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहायता मिले। तीन चीज कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो जो मैदान में उतरे वो सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। पहली बात तो ये कि वो सोशल रिफॉर्मर थे, साथ ही साथ वह प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण भी करना चाहते थे। किस तरह से? उससे समाज को सुधारने में मदद मिले और साथ ही साथ हमारा जो स्वराज्य है उसको भी प्राप्त करने का एक सहारा बने, एक जरिया बने। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासज्ञ जो हिंदू पुनर्जागरण की राष्ट्रीय भावना की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी
जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहा। कहता है कि जो आदमी ऐसा किया, जो इंटेलेक्चुअल्स ऐसा किए, उसमें से अधिकतर इतिहासज्ञ जो विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो हिंदू पुनर्जागरण की राष्ट्रीय भावना के लहर से प्रभावित हुए। साथ ही साथ ऐसे भी विद्वान थे जो कि तर्कनिष्ठ, है ना, जो लॉजिकल और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव रुख अपनाए रखा। ये जो द्वितीय कोटि के थे, इनमें कुछ नाम इस चैप्टर में बता रहे हैं, जैसे राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की एक पुस्तक लिखी। तो इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखा? राजेंद्र लाल मित्र ने लिखा। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी ये लाल साहब ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि जो प्राचीन लोग थे भारत में काल में, लोग गौ मांस खाते थे। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे स्टेटमेंट से बच के रहिएगा। ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इसमें कुछ आइडियोलॉजिकल जो बाइसनेस है वो दिखता है। मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूं कि गौ मांस खाते थे, यहाँ पे इस बात को कहने का कोई कंटेक्स्ट है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती इस बात को यहाँ पे घुसाया जा रहा है, फालतू का दिया जा रहा है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, जबरदस्ती इस बात को इसमें थोप देने की कोशिश किया गया है। कोई कंटेक्स्ट है? मांस खाते थे, नहीं खाते थे, कैसे रहन सहन था, कल्चर क्या था, ये सब कोई बात नहीं हो रही है। चुपचाप बात कुछ और हो रही है, लेकिन ये लाइन डाल दिया गया इसमें। तो ये बाइसनेस दिखाता है पुराने वाले एनसीईआरटी का। इन सारे चीजों से आपको बचना है, आपको इन सारे चीजों से अपने आप को अलग रखना है। जो काम का चीज है उसको ले लेना है, इस एनसीईआरटी को पीछे छोड़ देना है। तो मतलब इसमें जितने भी आइडियोलॉजिकल बाइसनेस है, जो प्रिजुडिस है, उससे बच के रहना है। कहता है कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाज में पाई गई। कहता है कुछ विद्वान यह भी सिद्ध करने की कोशिश किया कि जो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था था, वास्तव में एक तरह का श्रम विभाजन पर आश्रित एक व्यवस्था थी, और ऐसा ही व्यवस्था यूरोप में भी, मतलब प्री इंडस्ट्रियलिस्ट जो एज था, इरा जो था, जो प्राचीन समाजों में पाया जाता था, इन दोनों में ज्यादा भिन्नता नहीं है। ये बात कहने की कोशिश किया गया। आगे कहता है महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आरजी भंडारकर, है ना, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर मतलब आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे। कौन? तो आरजी भंडारकर। और अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। ठीक है। ठीक इसी तरह से वी के राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की हस्तलिपि पोथियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र की गांव-गांव में घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य स्रोतों के ठोस आधार पर खड़ा है और भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ देखा है। आगे कहता है पांडुरंग वामन काने संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कृति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के राइटर हैं कौन? पांडुरंग वामन काने, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्राचीन सामाजिक नियमों और आचारों का एक विश्वकोश है। इसके सहारे हम यह अध्ययन करने में समर्थ हुए हैं कि प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी थी, जो सोशल
प्राचीन भारत में सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसी थी, इस जो ग्रंथ लिखे गए इनसे हम समझ डेवलप होता है। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का राजनीतिक इतिहास है। जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस बोल रहे थे कि भारत का कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, कहता है कि नहीं, भारत का राजनीतिक इतिहास है। और भारतवासियों को प्रशासन की अभिज्ञता थी, मतलब भारतवासी जो थे वो प्रशासन से अनभिज्ञ नहीं थे, उनसे अवेयर थे, नॉन थे। इस विषय में श्रेय का अधिकारी है पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है हेमचंद्र राय चौधरी ने। आपने भारत युद्ध काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त काल साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक गहन दृष्टिकोण अपनाया। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए चौधरी जी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों की आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट होता है। मतलब अभी एकदम कहता है कि आपने अशोक की जहां पे शांति की आलोचना की थी, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्राह्मणवादी आग्रह में ला करके अशोक का जो बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव था उसकी आलोचना कर रहे हैं। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट आरसी मजुमदार के लेखों में मिलता है। मतलब ये जो आरसी मजुमदार जी हैं, ये हिंदू पुनर्जागरण किस तरह से हुआ है या इनके राइटिंग में हिंदू को बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया है, ये इस राइटर ने इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में कहा जा रहा है। जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में, कौन? आरसी मजुमदार बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के संपादक थे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के संपादक कौन थे? तो आरसी मजुमदार थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न जन्म लिए हुए महान इतिहासविद के.ए. नीलकंठ शास्त्री जी ने भी अपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इस मार्ग का अनुसरण किया, परंतु बाद में उन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा। मतलब वो जो लिखे थे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें भी साउथ इंडिया पे ज़्यादा फोकस नहीं किए, परंतु बाद में उन्होंने एक बुक फिर लिखा, ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इससे आप इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया, मतलब भरपाई कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह चौधरी जी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो समान निष्कर्ष दिए हैं उन पर बहुत से विद्वानों की शंका है। मतलब नीलकंठ शास्त्री ने जो दक्षिण भारत में जो राज्य व्यवस्था था, जो समाज के स्वरूप पे जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उन पे बहुत सारे विद्वान जो है उसका क्रिटिक किया है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छा सामंजस्य था। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहासकार पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई। ये बात क्लियर हो गया। आगे अगर हम बढ़ें, कहता है 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों के ऐतिहासिक गरिमा की बखान की, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखे। और पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी जो राइटर जिस एरिया से बिलोंग करते थे उस एरिया में जो राजवंश थे, डायनेस्टीज थे, उनका इतिहास लिखा। जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा वे भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे और कोई ऐसे हिस्टोरियंस जो अपने रीजन से बाहर मतलब पेन इंडिया पर देखने की कोशिश किया, वह भी राष्ट्रीय भावना से ही प्रभावित होकर के लिखा। जहां V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। समझ में आया? प्रयुक्त उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। मतलब
पोरस से जो बात हो रही है सिकंदर की, और सिकंदर के जो बाद में उसके उत्तराधिकारी बने सेल्यूकस, सेल्यूकस से भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मुक्त किया, इसका विशेष मेंशन इन राइटर ने अपने किताब में किया। पीके जायसवाल और एएस अल्तेकर जैसे विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ा कर दिखाई है और इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए थे। कह रहा है कि भारतीय राजवंश की जो भूमिका थी शकों और कुषाणों के शासन को मुक्त कराने की, उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, लेकिन ये शक और कुषाण जहां से आए थे अर्थात मध्य एशिया से आए थे, ये यहाँ का आकर के भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए, इनको इन्होंने उतना नहीं लिखा। फिर भी केपी जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना को उन्होंने ही समाप्त किया। ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो तानाशाही की कल्पना भारतीय प्राचीन इतिहास के लिए किया था, बोला कि ऐसा नहीं है, आप जो लिख रहे हो वो कपोल कल्पना है। 1910 और 12 के बीच में उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्य का अस्तित्व था जो अपना शासन आप करते थे, तानाशाही नहीं था, गणराज था। उनके मंतव्य अंततः 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। अर्थात हिंदू पॉलिटी के राइटर कौन है? केपी जायसवाल जी। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय शासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर यूएन घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी एक अमर रचना मानी जाती है। तो हिंदू पॉलिटी अमर रचना है, किसने लिखा? केपी जायसवाल साहब ने लिखा। आगे कहता है और राजनीतिक इतिहास की ओर, अभी तक हमने कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बात किया, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की बात किया, अब जो थर्ड हमारा सब हेडिंग है उसकी बात कर लेते हैं। संस्कृतविद एएल बासम साहब थे ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहां तक उचित है। भैया आधुनिक आधुनिक है, इस आधुनिक में जो आपका लेंस बना हुआ है, जो नजरिया बना है, जो विचारधारा बना हुआ है, उस लेंस से, उस विचारधारा से आप एंशिएंट इंडिया को देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्लियर हो गया ये बात? उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। पीछे उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुकवश और आनंद के लिए होना चाहिए। मतलब पास्ट का अगर अध्ययन हो तो आप आनंद के लिए उसका कीजिए, या आपके अंदर जो कोई जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अतीत का अध्ययन करना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया बहुत प्यारी बुक है। इससे आजकल आर्ट एंड कल्चर से जो पीटी का सवाल आता है, कई सवाल यहाँ से आ जाते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का एक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे वीए स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त हैं। एएल बासम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से और राजनीतिक इतिहास की ओर एक भारी मोड़ है। यही मोड़ डीडी कोशाम्बी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होती है, जो बाद में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन में प्रचारित हुआ। कोशाम्बी साहब ने भारतीय इतिहास को एक नया रास्ता दिखाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेख से निकलती है। मतलब इतिहास का विवेचन भौतिकवादी व्याख्या से किया, जो भारत है उसका भौतिकवादी दिखाया है ना, भारत का जो इतिहास है उसका भौतिकवादी व्याख्या किया और वो व्याख्या बेस्ड था कार्ल मार्क्स के लेखकों से। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों, है ना, के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किए। देखिए उत्पादन की शक्तियों और संबंध, ये थ्योरी है किसका? मार्क्स का। इस मार्क्स के थ्योरी के आधार पे इन्होंने भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास लिखा।
सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में कबीलों और वर्गों की प्रक्रिया की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बैसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्य प्रणालियों और दिशा निर्देशों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं। उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के स्तरीकरण, एस्टेटिफिकेशन को देखते हैं। उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक व नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये समझिएगा क्या चेंजेज आया है कि सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर दे रहे हैं। उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जोर दे रहे हैं इस पे, अब बाद में उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी से। वे मूल ग्रंथों के स्तरण मतलब एस्टेटिफिकेशन को देखते हैं। जैसे वेद है, आपका चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें बहुत सारे एस्टेटिफिकेशन है। एस्टेटिफिकेशन का मतलब होता है कोई शास्त्र लिखा गया है, मान लीजिए 400 सालों में लिखा गया, उसको कैसे पता चला कि पहले का लैंग्वेज कुछ और लग रहा है, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा जो वर्ड है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ गया है, तीसरे चैप्टर में थोड़ा सा जो ग्रामर है उसमें चेंजेज आ गया है। मतलब क्या हुआ, एस्टेटिफिकेशन हो गया, अंतर हो रहा है, इसी को यहाँ पे एस्टेटिफिकेशन कहा गया है। इस एस्टेटिफिकेशन वो देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को जो पुरातात्विक एविडेंस है और जो नृवैज्ञानिक साक्ष्य है उससे मिलाने का कोशिश करते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण है। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सब का उद्भव उन्हीं देशों में हुआ है। यहाँ पे एक ये कह रहे हैं, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो धर्म की बहुत ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं, धर्म को महत्व दे रहे हैं और उनको लगता है कि जो कुछ भी अच्छा है सब हमारे देश में ही हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब तक इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि वैसी सभी वस्तुएं भारत में बाहर से आई, किंतु उनमें से कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, धर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ि ये भी भारतीय इतिहास की मुख्य संगतियां हैं। वे तरह तरह की विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं और जो गतिरोध का कारण बने हुए हैं। ये जो वेस्टर्न राइटर्स हैं वो जो भारत में बहुत सारे विभाजनकारी तत्व हैं उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जिसके कारण कि भारत का प्रोग्रेस जो है उसमें मतलब एक तरह का रुकावट होता है। वे समाज की अस्थिरता और अविच्छिन्नता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे अनोखे पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहे। मतलब वो चाहते हैं कि ये मतलब होता है ना भारतीय इतिहास में जो फॉल्ट लाइन है, जैसे कास्ट सिस्टम, जो आपका अनटचेबिलिटी, जो महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट है, ये भारतीय इतिहास का एक फॉल्ट लाइन है। वो चाहते हैं कि इसको और उघाड़ो, इसको और बढ़ा चढ़ा के बताओ ताकि ये तत्व अपने आप यूं ही बना रहे, मतलब ये खत्म ना हो। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज में परिवर्तन न कभी हुआ और न होने वाला है। मतलब आप ये नहीं चाहते हैं, आपको यही लगता है कि ये जो फॉल्ट लाइन है हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना था। तो इसका मतलब यही है ना कि भारत में परिवर्तन हुआ ही नहीं, फॉल्ट लाइन से आगे बढ़ा ही नहीं, भारत में अच्छी अच्छी चीज हुई नहीं। यही बात इस लाइन में कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अविभाज्य अंग है। मतलब जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं इन सारी चीजों को बार बार बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका लगता है कि जो विकास की दौड़ है उसमें भारत पिछड़ा रहे, यही भारत के चरित्र है, यही भारत का चरित्र का अविभाज्य अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही शायद भारत के अतीत का अध्ययन इसे प्रगति से वंचित करने के लिए करते हैं। मतलब इतना देशभक्ति, इतना मतलब जो एंशिएंट इंडिया में सब कुछ जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा है, ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो उसमें जो कमियां है उसको दूर नहीं करेंगे और कमियों को दूर नहीं करेंगे तो भारत प्रगति नहीं कर पाएगा, पहली बात। और जो उपनिवेशवादी बोलते हैं कि भारत में कमियां ही कमियां हैं और वो कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा निरंतर बना ही रहेगा, अगर इसको भी मान लेते हैं तो फिर भारत प्रगति से वंचित हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों तरह का अप्रोच है इस दोनों में प्रॉब्लम है। अतः यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित
और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखा जाए, संतुलित देखा जाए और बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखा जाए। यही बात इस पूरे चैप्टर में कहा गया है। अब देख लीजिए, भारतीय विद्या क्या है ये आप देख लिए हैं, संस्कृति विद क्या है ये देख लिया, घोर ब्राह्मणवाद देख लिए, हिंदू पुनर्जागरणवाद देख लिए, उत्पादन की शक्तियों और संबंध देख लिए जो मार्क्स का कंसेप्ट था। प्राचीन भारतीय इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकारों के मतों का मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन के क्रम में उनका जो मत था, जो 6 पॉइंट हम बताए थे आपको, वो दे दीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों का क्या योगदान है उसको विवेचना कीजिए और निम्नलिखित विषय पर एक वाद विवाद कीजिए या आप एक आंसर लिखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकार की दी गई जो भ्रांतियां हैं, जो मिसकंसेप्शंस ये फैला रहे हैं भारतीय इतिहास को लेकर के, भारतीय परंपरा और रीति रिवाज को लेकर के, उनको कैसे दूर किया जा सकता है आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा, उनको लेकर के आपको बताना है। तो यही 4 क्वेश्चन, यही हमारा टारगेट था, इसको हमने देखा। लास्ट में चैप्टर को इस तरह से जब आप कंक्लूड कर लेंगे, एक तरह से आप बांध लेंगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मुझे उम्मीद है कि जितनी बात आज मैंने किया है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you dear.